हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने प्रस्तुत है सामान्य हिंदी कक्षा 12 का मॉडल पेपर, जिसे यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आप इसे यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर गवाए एक एक प्रश्नों को हल करते चलते हैं। तो इसमें पहला खंड का है, जिसमें वह विकल्पीय प्रश्न को पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न 1 को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है लल्लू लाल की रचना है। इसका राइट आंसर है प्रेम सागर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुख सागर, इसके रचनाकार मुंशी सदासुख लाल हैं। परीक्षा गुरु या लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशा अल्लाह खां हैं। गा वाले प्रश्न को देखते हैं। आगे हमसे पूछा गया है पर्दा कहानी के लेखक, इसके रचनाकार हैं यशपाल। घा वाला प्रश्न है आवारा मसीहा के रचनाकार। तो इसका राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए 5 प्रश्न हमसे गद्य इतिहास से बहुविकल्पीय पूछा गया। अब अगला प्रश्न 2 है, वह पद्य इतिहास से 5 प्रश्न बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा। तो चलिए का वाले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कामायनी किस युग की रचना है। तो आपको पता ही होगा कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है या उनका महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर है छायावादी युग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो प्रगतिवादी युग के कवियों में रामधारी सिंह दिनकर का प्रमुख स्थान है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसका राइट आंसर है 1943 ईस्वी। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास है। इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है। साकेत या मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, द्विवेदी युग की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित द्विवेदी युग की रचना है। कामायनी या छायावादी युग की रचना है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। तो रामचरितमानस या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित है, यह भी महाकाव्य है। मामा यह महाकाव्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मामा। तो चलिए आगे बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग कर चुके। अब प्रश्न तीसरा है दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में कहा जा रहा है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो आपको पता चला है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। मैं बता देता हूँ, यह राष्ट्र का स्वरूप नामक पहला चैप्टर है, इससे लिया गया है, और इसके रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो देखिए प्रश्न तीसरा में हमसे 5 प्रश्न पूछा गया है, जिस पर 2-2 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मिल जाएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं तथा जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ये है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसको व्याख्यायित कर दीजिएगा कि धरती माता की कोख में अमूल्य भंडार है, उनके गर्भ में जो अमूल्य भंडार भरा हुआ है, जिनके कारण उनको वसुंधरा कहा जाता है। आगे फिर पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ है क्या, लाखों करोड़ों वर्षों
यहाँ से लेकर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यहाँ तक आपको इसका आंसर मिल गया। अगला, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें इन अमूल्य निधियों और भंडारण के बारे में समस्त जानकारी एकत्रित करना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति का अभ्युदय हो सकता है। तो अब अगला आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अशोक का फूल नामक शीर्षक से लिया गया है। तो चलिए अब पद्य के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो प्रश्न चौथा में है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक उसी प्रकार इसमें भी 5 प्रश्न पूछा गया है और पांचों प्रश्न पर 2-2 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए पहले हम पद्य को पढ़ लेते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। तो यह कैकेयी का अनुताप, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, उस पाठ से लिया गया है। तो चलिए पहले हम अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं। कैकेयी कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, अर्थात शपथ लेना दुर्बलता का चिन्ह है। अर्थात जब कोई व्यक्ति दुर्बल रहता है, खुद से वह मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहता। आप यह जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहता कि यह कार्य हमने किया है या नहीं किया है, तभी वह शपथ लेता है। तो कैकेयी कहती है कि शपथ दुर्बलता का चिन्ह है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन हम निर्बल स्त्रियों के लिए शपथ के अतिरिक्त विश्वास दिलाने का और कोई मार्ग नहीं है। तो कैकेयी आगे शपथ खाती है और कहती है, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कैकेयी कहती हैं कि यदि मैं भरत से उकसाई गई हूं, मतलब इसका अर्थ है कि वह राम को वनवास देने के लिए अगर भरत से उकसाई गई हैं, तो कैकेयी कहती हैं कि जिस प्रकार मैंने पति को खो दिया और विधवापन मुझे स्वीकार है, उसी प्रकार मैं पुत्र को खोकर निपूती कहलाना भी स्वीकार करूंगी। अगला है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अब इस पर सभा रोकती है, लेकिन कैकेयी कहती है कि ठहरो, मुझे रोको मत। आज मैं जो भी पश्चाताप कर रही हूँ उसे सुन लो, और उसमें से जो धारण करने योग्य बातें हैं उसे धारण करो। आगे कैकेयी कहती हैं, करके पहाड़ सा पाप, मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। वह पश्चाताप करती हैं कि उन्होंने राम जी को वनवास दिया, और कहती हैं कि मैं पर्वत जैसा पाप करके सरसों के दाने के बराबर भी पश्चाताप न करने पाऊं। तो ये रहा पंक्तियों का अर्थ। चलिए पहला प्रश्न पूछा है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या हमने आपको बता ही दिया। करके पहाड़ सा पाप, मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पहाड़ सा। पहाड़ सा यहाँ पर है उपमा अलंकार। अब पद्यांश का भाव, तो पद्यांश का भाव आप स्पष्ट कर दीजिएगा। इसमें कैकेयी राम जी को वनवास भेजने के लिए पश्चाताप करती है और शपथ खाकर उनको प्रमाण देती है। इसे आप लिख सकते हैं। भाषा की विशेषताएं, तो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तो चलिए आगे अगले पद्य को हम देखते हैं। अगले पद्य को हम पढ़ते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तो सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यह देखिए पवन दूतिका, जिसमें राधा पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना विरह संदेश प्रेषित करवाती हैं, वह उस पाठ से लिया गया है। तो चलिए हम इसके अर्थों को देखते हैं। राधा पवन से कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए। जब तुम मेरा संदेश लेकर मार्ग में जा रही होगी और तुम्हें कोई वहां लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े, तो होने देना विकृत वसना, तो न तो सुंदरी को। तो तुम अपनी हवा की गति से उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना।
और जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो। ध्यान दीजिएगा, आगे राधा कहती हैं यदि वह थोड़ी श्रमिक हो अर्थात वह थकी हुई हो तो गोद ले श्रांतिक होना, तो तुम अपनी हवा की गति के माध्यम से उसकी थकावट को दूर करना। होठों की और कमल मुख की, उसके होठों की कमलवत उसके मुख की थकावट को तुम दूर करना। अगली पंक्ति में राधा कहती हैं कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना का अर्थ होता है किसान की पत्नी। राधा कहती हैं यदि तुम्हें खेत में कार्य करती हुई किसान की पत्नी दिखाई दे और वह थकी हुई हो तो तुम जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो, यदि कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो यहाँ पहले तीसरी लाइन देखेंगे, तो यदि वह कृषक की पत्नी खेत में कार्य कर रही हो और वह थकी हुई हो तो तुम उसे स्पर्श करके अर्थात उसकी गति, अपनी हवा की गति से उसकी थकावट को दूर करना। फिर यह लाइन है जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, यदि कोई बादल तुम्हें आकाश मार्ग में दिखाई दे तो वह बादल लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो तुम उस बादल से छाया करना, उस भूतांगना मतलब उस स्त्री की थकावट को दूर करना और उस बादल से छाया प्रदान करना उसे। तो इस प्रकार अर्थ को हमने स्पष्ट कर लिया। तो अब उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, इसे हम देखते हैं। संदर्भ आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको बता दिया। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? वह यही कहती हैं कि उनके वस्त्रों को तुम अपनी हवा की गति से अस्त व्यस्त मत होने देना। होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो देखिए होठों की और कमल मुख में, कमल मुख तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। जलद का अर्थ होता है बादल, कृषक ललना किसान की पत्नी। चलिए आगे प्रश्न 5 हम देखते हैं। इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको 5 अंक निर्धारित हैं, आप यह देख लीजिएगा और शीघ्र ही मैं अपने चैनल पर सभी लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय अपलोड करूंगा, आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। प्रश्न 6वां है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली। अब देखिए कहानी का उद्देश्य संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जिसका 5 अंक निर्धारित है। यह मैंने अपने चैनल पर पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को डाला है, आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। 7वां प्रश्न स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, इसको हमने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप वहां पर इसे जाकर देख सकते हैं। वहां महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण को आप देख सकते हैं। यह देखिए। अब फिर खंड खा, अब देखिए यहाँ संस्कृत से प्रश्न होगा खंड खा से। तो चलिए हम खंड खा के प्रश्नों को हल करते हुए चलते हैं। तो प्रश्न 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है इसे। तो चलिए हिंदी में अनुवाद करते हुए चलते हैं। तो महामना विद्वान, या देखिए महामना मदन मोहन मालवीय नामक चैप्टर से लिया गया है, तो इसके अर्थ को हम स्पष्ट करते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान थे, वक्ता थे, धार्मिक नेता भी थे और पटु चतुर, पटु का अर्थ होता है चतुर, पत्रकारश्च आसीत, पत्रकार थे। महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और चतुर पत्रकार थे। अब देखिए अगली लाइन को स्पष्ट करते हैं। परमश्च सर्वोच्च गुणः, परमस्य सर्वोच्च गुणः जन से सेवैव आसीत। इनका सर्वोच्च गुण, सभी गुणों में जो सर्वोच्च है वह था जनसेवा, इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा का था। यत्र कुत्रापि अयम जनानाम, यत्र कुत्रापि अयम जनानाम दुखितान पीड्यमानांश्च पश्यत तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधम साहाय्यंच अकरोत्। यह कहते हैं लेखक कि जहाँ पर यह किसी लोगों को
मतलब अर्थात जहां पर यह लोगों को दुखी देखते थे, पीड़ा में देखते थे, शीघ्र ही वहां पर पहुंचकर सब विधि सभी प्रकार से सहायता करते थे। अगली पंक्ति है, प्राण सेव अस्य स्वभाव एवासीत, प्राण सेवा ही इनका स्वभाव था। और तब आप इसे ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। और चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है, हंस राजः तदैव परिश मध्य आत्मनः भगिने पाप हंस पोतकाय दुहितरम रक्षत। तो यह जो है कहाँ से लिया गया है, जातक कथा नामक चैप्टर से। आप वहां पर जाकर इसे देख लीजिएगा। तो देखिए हम इसके अर्थ को स्पष्ट कर दे रहे हैं। हंसराज, हंसराज तदैव परिश मध्य आत्मना, हंसराज तब सभा के मध्य आकर भगिने अपने भांजे को, हंस पोतिका उनकी पुत्री थी, दुहिता, देखिए यहाँ पर दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। तब हंसराज सभा के मध्य आकर अपने भांजे को हंस पोतिका को प्रदान करके हंस पोतिका को प्रदान किए। अगली लाइन कहती है, मयूरो मयूरो हंस पोतिकाय प्राप्य लज्जितः, मोर हंस पोतिका को ना प्राप्त करके लज्जित हो गया। तस्मात् स्थानात् पलायितः हंसराजो अपि हृष्ट मानुषा स्वगृहम गच्छत। और उस क्या यह लाइन है, मोर हंस पोतिका को ना प्राप्त करके लज्जित हो गया और फिर उन्होंने अपनी पुत्री को अपने भांजे हंस पोत को प्रदान कर दिया था। इससे वह हर्षित होकर, मतलब खुशी मन से, हंसराज भी अपने घर को वापस लौट जाते हैं। यह जातक कथा नामक चैप्टर से, आप वहां पर जाकर इसे देख लीजिएगा। तो ये हो गया। तो चलिए फिर आगे, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब वह गद्य था, यह पद्य है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। नमे रोचते भद्रम व उलोकस्य विवेचनम। यहाँ देखिए कुछ पंक्तियां गलत टाइप की गई हैं, यहाँ अभिषेचनम था। इसे आप जाकर वहां देख सकते हैं अपने बुक में। अक्रुधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, यह भी जातक कथा से लिया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि, यहाँ पर कहा गया है कि मुझे तो इस उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। न में रोचते भद्रम व उलोकश्च अभिषेचनम, मुझे तो इस उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। आक्रोधस्य मुखम पश्य, बिना क्रोधित हुए इसका मुख देखो तो ऐसा प्रतीत होता है कथम क्रुद्धो भविष्यति, और यदि यह भविष्य में क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा। इस पंक्ति का यह अर्थ है। अथवा चलिए दूसरी पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं। तो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। यहाँ भी गलत है, पयोमुजम नहीं पयोमुखम होगा। तो यह है परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष में बाधा पहुंचाने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष में सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्रों को इस प्रकार त्याग देना चाहिए। वर्जयेत तादृशम मित्रम, इन ऐसे मित्रों को जो परोक्ष में बाधा पहुंचाते हैं और प्रत्यक्ष में प्रिय बोलते हैं, उन मित्रों को इस प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम, किसी घड़े में अमृत भरा हो लेकिन उसके मुख पर विष का आवरण हो, और उस घड़े को जिस प्रकार से त्याग देना चाहिए उसी प्रकार इस प्रकार के मित्रों को भी त्याग करना चाहिए जो परोक्ष में बाधा पहुंचाते हैं और प्रत्यक्ष में अर्थात आपके सम्मुख प्रिय बोलते हैं। चलिए अब प्रश्न 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए हम मुहावरे के अर्थों को स्पष्ट करते हैं। तो पहला मुहावरा कहता है तलवार की धार पर चलना। तो इसका अर्थ है कठिन कार्य करना, टका सा जवाब देना, साफ साफ इनकार कर देना, दाल में काला होना, संदिग्ध होना, नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हमने चारों का अर्थ बता दिया। आप इसमें से पूछा निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप इसे कर सकते हैं, 2 नंबर इस पर है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो तथापि का संधि विच्छेद है तथा धन अपि। परमेश्वर का संधि विच्छेद है, तो परमेश्वर का संधि विच्छेद है परम धन ईश्वरः। इसमें जो है गुण संधि है।
तथापि में दीर्घ संधि है। गायकः का संधि विच्छेद है, गायक का संधि विच्छेद है, अय का आय हो जाता है, तो इसमें गायक का संधि विच्छेद है गय धन अकह, ये है। और फिर आगे दिए गए, इसमें गायका में अयादि संधि है। आगे दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है, तो आत्मनः में विभक्ति और वचन है, तो इसमें आप देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति एक वचन। यह आपको विकल्प में दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा विभक्ति और वचन है। आत्मनः में विभक्ति और वचन है, तो इसका राइट आंसर है आत्मना में विभक्ति और वचन है षष्ठी विभक्ति एक वचन। दूसरा प्रश्न है नाम नाम, यहाँ देखिए नाम नान नहीं नाम नाम होगा, तो नाम नाम में विभक्ति और वचन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखिए। तो वसन और व्यसन, पहला है वसन और व्यसन, तो वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत, तो यहाँ पर विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, सी है वस्त्र और आदत, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अंबुज और अंबुद, दूसरा है अंबुज और अंबुद, तो अंबुज, अंब मतलब पानी होता है, तो अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। अब खा वाला प्रश्न है, खा वाला प्रश्न हमसे किया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो दो अर्थ लिखिए। तो अंबर मतलब एक होता है आकाश और एक होता है जो है वस्त्र, पट का अर्थ होता है एक होता है जो है वस्त्र और एक होता है घूंघट, विधि मतलब आप लिख सकते हैं एक ब्रह्मा होता है, लक्ष्मी होता है, विधि मतलब कोई तरीका होता है, नाग, हाथी, पर्वत, ये सब आप लिख सकते हैं। अब गा वाला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ पर रहेगा तो हट जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ रहेगा हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, यह इसका शुद्ध वाक्य है। सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया, नहीं, एक कवियत्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा क व ई, उसके बाद त्री लिखा जाएगा ऐसे, तो कवियत्री, कवयित्री इसका होता है। तो सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो एक कृपया काट देंगे आप, अनुमोदन करने की कृपा करें, यह शुद्ध हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखिए। तो वीर रस का उत्साह होता है और हास्य रस का हंसी, तो आप इसे बुक में जाकर देख सकते हैं, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, परिभाषा एक बार बोल दे रहा हूँ। तो वीर रस युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जब हमारे मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, और यही उत्साह जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। हास्य रस भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को देखने पर जब मन में हास नाम उसकी विकृत वेशभूषा और चेष्टा को देखकर जब मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, और यही हास जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, शीश पर गंगा हसे भुजन भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। खा वाला प्रश्न आपसे कहता है श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए।
तो श्लेष जहाँ पर एक शब्द एक बार प्रयुक्त होकर भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मन मानो मनोह जन जानो जनोह शब्दों से इसे प्रयुक्त करते हैं। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने, गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दोहा अथवा सोहटा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण इसे आप किताब में देख लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। या शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। 14वें प्रश्न में निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। तो इस तरीके से हमने इस मॉडल पेपर को देखा और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।